नमस्कार दोस्तों, मैं कामिल करीम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कामिल करीम एजुकेटर में। मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड की अर्थव्यवस्था क्लास 10 में लेसन 4। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, वित्त संस्थान किसे कहते हैं। वित्त संस्थान किसे कहते हैं, तो इसके लिए मैंने आंसर लिखा है, ऐसी संस्था जहाँ से व्यापारी किसान एवं आम लोगों के लिए कृषि उद्योग व्यापार के लिए अल्पकालीन मध्यकालीन दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराई जाती है, उसे के लिए मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराई जाती है, उसे वित्तीय संस्थान कहते हैं। जैसे कि व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक, महाजन, दोस्त, रिश्तेदार। अगर एक शब्द में कहें तो वित्तीय संस्थान किससे कहेंगे, तो मतलब ऐसे संस्थान जहाँ से किसी भी व्यक्ति को, कंपनी, संस्था को लोन मिल जाता है, उसे कहेंगे वित्तीय संस्थान। इसके तहत अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्य वित्तीय संस्थानों को कितने भागों में बांटा गया है। राज्य वित्तीय संस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसके लिखें। तो उसमें पहला हमने लिखा है, राज्य के वित्तीय संस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि संस्थागत, जो क्या हो, सरकारी हो, और दूसरा होता है गैर संस्थागत। तो संस्थागत किसे कहते हैं, ऐसी संस्था जो सरकार से मान्यता प्राप्त हो उसे संस्थागत वित्तीय संस्थान कहते हैं। पहले ही कहा कि जो सरकार से मान्यता होगा वो संस्थागत होगा। जैसे कि व्यावसायिक बैंक क्या है, वो सरकारी है, सहकारी बैंक वो भी सरकारी है, ग्रामीण बैंक ये भी सरकारी होता है। अगला क्वेश्चन इसमें है, अगला दो प्रकार में से अगला प्रकार है गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान। ऐसे वित्तीय संस्थान जो सरकार से मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं, जैसे महाजन, दोस्त, रिश्तेदार, जो अपने ज़रूरतों के हिसाब से वो अपने पास पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार से कुछ पैसे उधार लेते हैं, अपना काम चलाते हैं, तो उसे गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान कहते हैं। इसे आप वीडियो को रोक करके इसे लिख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसानों को ऋण या साख की आवश्यकता क्यों होती है। किसानों को ऋण अथवा साख की लोन की आवश्यकता क्यों होती है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, किसानों को ऋण अथवा साख की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि वह अपने खेती के लिए खाद, बीज, कीटनाशक एवं कृषि उपकरण आदि खरीद सके। इसलिए किसानों को, अगर एक शब्द में कहें तो किसान लोन क्यों लेते हैं, तो उसे खेती करने के लिए खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण, ट्रैक्टर वगैरह, मशीन वगैरह की आवश्यकता होती है, इसलिए किसान ऋण लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं। तो इसे आप अगर छोटा में लिखना चाहे तो सीधा लिख सकते हैं, व्यावसायिक बैंक 4 प्रकार की जमा राशि स्वीकार करते हैं। एक होता है अस्थायी जमा, इसे आप लिख सकते हैं, जब कोई व्यक्ति 1 वर्ष से अधिक समय के लिए पैसा जमा करते हैं, इस राशि में बैंक भारी मात्रा में उसे ब्याज भी देते हैं, तो इस प्रकार को कहा जाता है अस्थायी जमा। जैसे हम लोग कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, कम से कम 1 साल रखना होता है, इससे पहले नहीं निकाल सकते इस पैसे को आप, तो इसे कहते हैं अस्थायी जमा। अगला इसमें दिया पॉइंट, अगला होता है 4 प्रकार में से दूसरा प्रकार है चालू जमा, जिसे हम लोग कहते हैं करंट अकाउंट या फिर करंट जमा। इस प्रकार के जमा में ग्राहक अपने इच्छा अनुसार पैसा जमा करते हैं और निकाल सकते हैं। इस प्रकार के जमा व्यापारी लोग करते हैं, जो क्या करते हैं, दिन में हजारों, दिन भर में वो लाखों करोड़ों का व्यवसाय करते हैं, तो इस प्रकार के खाते वो लोग चलाते हैं, व्यावसायिक लोग। तीसरा इसमें से उसका प्रकार है संचयी जमा। संचयी जमा हम लोग कहते हैं सेविंग अकाउंट। इस प्रकार के जमा में ग्राहक अपने बचत के पैसे को जमा करते हैं और निकालते हैं। इसमें रुपए निकालने की सीमित अधिकार होता है। जैसे कि हम लोग का आम आदमी का जो खाता होता है वो सेविंग अकाउंट होता है, इसमें ग्राहक अपने बचत के पैसे को जमा करते हैं, लेकिन निकाल सकते हैं वो एक लिमिट अवधि तक। अगला इसमें प्रकार है आवर्ती जमा। हम लोग कहते हैं इसे रेकरिंग अकाउंट भी कहते हैं। आवर्ती जमा क्या है, इस प्रकार के खाते में ग्राहक प्रत्येक माह या 3 या 6 महीने में कुछ रुपए जमा करते हैं और निश्चित अवधि 60 माह या 72 माह के बाद निकालते हैं। इसका एक टर्म दिया होता है कि इतने महीने बाद निकालेंगे तो आपको इतना गुना, 1.5 गुना, 2 गुना पैसा मिल जाएगा, इससे कहते हैं आवर्ती जमा। अगला क्वेश्चन है सहकारिता किसे कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव। सहकारिता किसे कहते हैं,
जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी इच्छा से मिलकर समान स्तर पर आर्थिक वृद्धि के लिए कार्य करते हैं तो उसे सहकारिता कहते हैं। कहीं कहे तो हम जब कोई दो व्यक्ति मिलकर के कोई काम शुरू करता है अपने हित के लिए कि उसका मतलब आर्थिक वृद्धि हो तो उसे हम सहकारी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह क्या होता है? स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं? ग्रामीण क्षेत्र में, यूँ कहे तो इसको हम ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 महिलाओं का अनौपचारिक, ये क्या है कोई फॉर्मल नहीं है, अनौपचारिक समूह जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के परिवार की ज़रूरतों को पूरा करते हैं और ताकि कोई वो लोग काम कर सके, ज़रूरतों को पूरा करते हैं ताकि उन्हें सशक्त बनाया जाए एवं उसे ही स्वयं सहायता समूह हम कह सकते हैं। अगर से इस छोटे में यूँ कहें तो गांव में देखा होगा आपने कि मतलब कुछ महिलाएं 10 रुपये 20 रुपये महीने या हफ्ता में जमा करते हैं, उस पैसे को बैंक से फिर लोन लेकर के कोई छोटे मोटे व्यवसाय और कोई दुकान वगैरह चलाते हैं, तो उसे हम स्वयं सहायता समूह कहते हैं। बिहार में यह भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार से हुआ? भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार से हुई? क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है इसमें। इसके लिए आप लिख सकते हैं भारत में सहकारिता की शुरुआत 1904, भारत में 1904 इसमें सहकारी साख समिति की शुरुआत हुई। यहाँ से बहुत आज़ादी के पहले की बात है। इसके अनुसार 10 व्यक्ति मिलकर एक सहकारी साख समिति बना सकते हैं। इसमें कहा गया कि 10 व्यक्ति मिलकर एक साख समिति बनाई गई थी। जब आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में तो उसने एक अलग से ही कृषि साख समिति विभाग बना दिया गया ताकि लोगों को ऋण मिल सके आसानी से। इस प्रकार सहकारिता की शुरुआत भारत में हो गई, जो अभी भी ये सहकारी समितियां काम कर रही हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है सूक्ष्म वित्तीय संस्थान हम किसे कहते हैं? सूक्ष्म में होता है छोटा, नाम में ही से आंसर लग रहा है कि क्या होगा, इसमें छोटा होगा। जब कोई छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की व्यवस्था की जाती है तो उसे हम सूक्ष्म वित्तीय संस्थान कहते हैं। जैसे कि स्वयं सहायता समूह, सहकारी समितियां, ग्रामीण बैंक्स, ये लोग क्या होते हैं? सूक्ष्म वित्तीय संस्थान होते हैं जो आम गरीब जरूरतमंदों के लिए छोटे स्तर पर कम ब्याज पर ऋण प्रदान करते हैं ताकि उसका आर्थिक वृद्धि हो सके। थैंक यू।